हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियाणा स्टडी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। इससे पहले हम मार्च महीने की एवं 15 अप्रैल तक की इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार उन वीडियोज़ को अवश्य देख लीजिए। वीडियो के एंड में हरियाणा सरकार द्वारा जनहित में जारी एक वीडियो संदेश हम सब के लिए। चलिए अब हम आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में 10.5 करोड़ रुपए देने वाली पहली ग्राम पंचायत कौन बन गई है? तो ये बन गई है पानीपत जिले की बालजाटान ग्राम पंचायत। वहीं पानीपत जिले की ही कुछ अन्य ग्राम पंचायतों ने भी हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में अपना योगदान दिया है। उनकी भी बात कर लेते हैं। डाहर ग्राम पंचायत ने 1 करोड़ 11 लाख रुपये, बलाना ग्राम पंचायत ने 1 करोड़, बोली ग्राम पंचायत ने 50 लाख, ददलाना ग्राम पंचायत ने 50 लाख और सुताना ग्राम पंचायत ने 21 लाख रुपए का हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में योगदान दिया है। वहीं गुरुग्राम के पलड़ा ग्राम पंचायत ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में 21 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान टीवी के माध्यम से डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अपने विद्यार्थियों के लिए डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन उपलब्ध करवाई है। वहीं एक और अन्य न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 15,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। उसमें हरियाणा के हिस्से में कितनी राशि आई है? तो ये आई है 75 करोड़ रुपये। इस न्यूज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पहले हमारे पास ये डाटा अवेलेबल नहीं था कि हरियाणा के हिस्से में कितनी राशि आई है। तो ये आई है 75 करोड़ रुपये। ये डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 72.32 करोड़ रुपए के मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने की मंजूरी दे दी है। हरियाणा सरकार यह खरीद किसके माध्यम से करेगी? तो ये करेगी हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से। इसमें सरकार प्रत्येक ज़िले के लिए 100 हैंड थर्मल स्कैनर उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सभी मेडिकल स्टाफ के वेतन को दुगना करने की घोषणा की थी। अब उसमें संशोधन करके सरकार ने कहा है कि ये लाभ उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जो कोरोना संक्रमित मरीजों के सीधे संपर्क में आएंगे। इसमें सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और डी ग्रुप के कर्मचारी शामिल हैं। वहीं सरकार ने कहा है कि जो दोगुना वेतन जो दिया जाएगा कर्मचारियों को, वो कब से लागू होगा? तो वो होगा 1 अप्रैल से लागू। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार कोरोना से निपटने के लिए 15 कमांडोज के दल को कोरोना कमांडो के नाम से रेड जोन में उतारा है। यह दल किसके नेतृत्व में कार्य करेगा? तो ये करेगा आईपीएस अधिकारी पंकज नैन के नेतृत्व में। हरियाणा सरकार हर जिले में ऐसे कोरोना कमांडो की टीम को तैनात करने की योजना बना रही है। हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में WHO की हिदायत के बाद हरियाणा सरकार ने सभी स्थानों से आम नागरिकों को सैनिटाइज करने वाले टनल को हटाने के निर्देश दिए हैं। इन टनल में किस केमिकल का प्रयोग किया जा रहा था? तो ये किया जा रहा था सोडियम हाइपोक्लोराइड का। WHO के अनुसार यह केमिकल निर्जीव वस्तुओं के ऊपर प्रयोग किया जाता है। सजीव वस्तुओं के ऊपर प्रयोग इसका हानिकारक हो सकता है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने इसे हटाने के निर्देश दे दिए। वहीं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सभी जिलों को कितने जोन में बांटा है? तो ये जोन बांटा गया है 3 जोन में, रेड, ग्रीन और ऑरेंज। वहीं केंद्र सरकार ने 170 जिलों को रेड जोन में रखा है। हो सकता है आगे चलकर इनमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए केंद्र सरकार ने 170 जिलों को रेड जोन में रखा है। वहीं इसमें 6 मेट्रो सिटीज़ को भी रेड जोन में रखा गया है। ये कौन कौन सी हैं? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता। ये 6 सिटीज़ हैं जिनको रेड जोन में रखा है। हो सकता है इनमें भी आगे चलकर परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 22 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी से रिलेटेड हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आगे चलकर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम मौजूदा स्थिति के हिसाब से देखें तो देश में जो कुल जिलों की संख्या है वो है 736। रेड जोन में जो रखे गए हैं वो 170 रखे गए हैं। ऑरेंज जोन में जो रखे गए वो 207 रखे गए हैं। वहीं ग्रीन जोन में जो ज़िले रखे गए वो रखे गए 359। रेड जोन को फर्दर बाइफरगेट किया गया है 2 कैटेगरी में,
आउटब्रेक वाले ज़िले और क्लस्टर वाले ज़िले। आउटब्रेक वाले ज़िलों की जो संख्या वो 123 है और क्लस्टर वाले ज़िलों की जो संख्या है वो है 47। हम समझ लेते हैं आउटब्रेक वाले ज़िले और क्लस्टर वाले ज़िले कौन से हैं। आउटब्रेक वह श्रेणी है जिन जिलों में बीमारी का ज़्यादा प्रकोप देखा गया है, वही क्लस्टर वे ज़िले हैं जहां कोरोना मरीज बड़ी संख्या में सामने आए हैं। इसको हम समझने के लिए हरियाणा को आधार मान लेते हैं। रेड जोन जो आउटब्रेक वाले ज़िले हैं ये आप देख रहे होंगे, ये जो 4 ज़िले हैं हरियाणा के ये आउटब्रेक वाले ज़िलों में रखे गए। वहीं जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं करनाल और अम्बाड़ा को क्लस्टर वाले ज़िलों में रखा गया है। इस तरह से हरियाणा के 6 ज़िलों को रेड जोन में रखा गया है। ये हैं नूंह, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, अम्बाड़ा और करनाल। वहीं हरियाणा के 4 जो ज़िले हैं उनको ग्रीन जोन में रखा गया है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर और यमुनानगर। वहीं बाकी जो ज़िले हैं उन सभी को ऑरेंज जोन में रखा गया है। तो हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि हरियाणा के कितने ज़िलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है, तो ये रखा गया है 12 ज़िलों को। वहीं ग्रीन जोन में कितने रखे गए हैं, तो ये रखे गए हैं 4। वहीं रेड जोन में कितने ज़िले रखे गए हैं, तो ये रखे गए हैं 6। और ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि देश में कुल कितने ज़िले हैं, तो ये हैं 736। और रेड जोन में जो रखे गए हैं वो 170, ऑरेंज जोन में रखे गए हैं 207, ग्रीन में रखे गए 359। एक और न्यूज़ है, राज्य में सबसे अधिक नूंह में 140 कंटेनमेंट एवं बफर जोन बने हैं। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे लिए क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा हरियाणा में कंटेनमेंट एवं बफर जोन कहाँ पर बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं नूंह में 140। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई है, तो ये करवाई है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने। अगर हम इसके स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2014 में। और ये किस एक्ट के तहत हुई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के एक्ट 25 ऑफ 2014 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। वही अगर हम बात करें इसके वाइस चांसलर की, तो वो कौन है, वो हैं राजकुमार मित्तल, यानी RK मित्तल इसके वाइस चांसलर हैं। और अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, ये है भिवानी में। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में धावक केशव मानिकटाड़ा ने ऑनलाइन मैराथन में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो ये प्राप्त किया है 17वीं रैंक। वहीं केशव ने भारत व एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में 50 देशों के 3000 धावकों ने हिस्सा लिया था। वहीं भारत की तरफ से जो है वो 18 धावकों ने हिस्सा लिया था। इसमें सभी धावक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व स्ट्रावा एप्लीकेशन व GPS से जुड़े हुए थे। मैराथन जो करवाई गई थी वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, वो करवाई गई थी USA के टेनेसी स्टेट के बैकयार्ड अल्ट्रा क्लब के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे लिए एक और क्वेश्चन बनता है कि ये केशव मानिकटाड़ा किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं यमुनानगर के मॉडल टाउन से। तो हमारे लिए इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं कि उन्होंने विश्व स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त की, तो ये प्राप्त की 17वीं रैंक। और भारत और एशिया में उन्होंने प्रथम रैंक प्राप्त की। वहीं ये मैराथन जो आयोजित करवाई गई थी वो किसके द्वारा करवाई गई थी, तो ये करवाई गई थी बैकयार्ड अल्ट्रा क्लब के द्वारा। तो इतने क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं हमारे लिए। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस ज़िले में एसिम्टोमेटिक कोरोना का पहला केस सामने आया है, तो यह आया है करनाल ज़िले में। इस तरह के केस में कोरोना के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते और व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहता है। इस तरह के केसेस आना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में जूम ऐप चर्चा में है, इसका कारण क्या है। जूम ऐप जो है वो एक वीडियो कॉल ऐप है। हाल ही में प्राइवेसी को लेकर के चर्चा में बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है कि यह ऐप असुरक्षित है, इसके प्रयोग से बचें। वहीं संघीय एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने सभी लोगों को जासूसी और साइबर अटैक को लेकर के सतर्क किया है। इसके स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अप्रैल 2011 में। और इसके फाउंडर एंड जो CEO हैं वो हैं एरिक युआन। वहीं जो इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है सैन जोस कैलिफोर्निया USA में। वैसे ये एरिक युआन जो है जिन्होंने इसकी जो स्थापना की थी ये मूल रूप से चाइना से बिलोंग करते हैं। हाल ही में इसको प्राइवेसी को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली एप्लीकेशन है। कई सारे देशों ने इसके ऊपर आरोप लगाए हैं और
जूम के जो सीईओ हैं उन्होंने खुद भी इस गड़बड़ी को स्वीकार कर लिया है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, ये इसी से रिलेटेड है। हाल ही में कौन सा ऐप सबसे तेज़ी से 5 करोड़ डाउनलोड वाला ऐप बन गया है? तो ये बन गया है आरोग्य सेतु ऐप। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य जो रखा गया है वो लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाना रखा गया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 से 14 अप्रैल के मध्य आरोग्य जो सेतु ऐप है वो 55 लाख लोगों के द्वारा डाउनलोड किया गया था। मात्र 13 दिनों के भीतर ही इसने 5 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अगर हम देखें जूम एप्लीकेशन भी इस बीच सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों एप्लीकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, आरोग्य सेतु ऐप और जूम एप्लीकेशन। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में इंडियन रेलवे 1 लाख PPE किट बनाने जा रहा है। इसकी पहली किट किस वर्कशॉप में विकसित की गई थी जिसे DRDO ने अपनी मंजूरी दे दी है? तो ये विकसित की गई थी जगाधरी वर्कशॉप में। अब रेलवे अपनी 17 वर्कशॉप में इन किट को बनाएगा। एक क्वेश्चन आप बता पाएँ तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जगाधरी वर्कशॉप के मुख्य कारखाना प्रबंधक कौन है? ये हम अपनी प्रीवियस की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, लॉकडाउन के कारण रेलवे रद्द हुए टिकटों के एवज में लोगों की कुल कितनी राशि को वापस लौटाएगा? तो ये लौटाएगा 1490 करोड़ रुपए। वहीं जो कुल रद्द हुई टिकटों की जो संख्या है वो कितनी है? वो है 94 लाख। और ये 22 मार्च से लेकर 3 मई तक की टिकटों की बुकिंग जो थी उनको रद्द किया गया है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के मैटरहॉर्न पर्वत पर रोशनी की मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया है। यह कला किस आर्टिस्ट ने दिखाई है? तो ये दिखाई है लाइट आर्टिस्ट गैरी हॉफग्रेटर ने। वहीं मैटरहॉर्न पर्वत जो है वो एल्प्स माउंटेन रेंज का एक हिस्सा है और इसकी हाइट जो है वो है 4478 मीटर यानी 14690 फीट। कोरोना से निपटने में भारत के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए स्विट्ज़रलैंड ने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया था। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं हम। हाल ही में राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया राजधानी दिल्ली में। और इसके जो उद्देश्य रखे गए थे वो रखे गए थे खाद्य के साथ पोषण सुरक्षा पर जोर देना और दलहन व तिलहन खेती को प्राथमिकता। वहीं केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन में घोषणा की है कि फसल वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 29.83 करोड़ टन। वहीं फसल वर्ष 2019-20 में कुल उत्पादन जो हुआ है वो हुआ है 29.10 करोड़ टन। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक लॉकडाउन को तोड़ने पर किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से लेकर 60 के तहत एवं IPC की धारा 188 के तहत। वर्क प्लेस के ऊपर कंपनीज के द्वारा अगर लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाता है तो उनके ऊपर IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी और अन्य लोगों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें अधिकतम 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। वहीं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। इसमें हमारे लिए 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर लॉकडाउन का उल्लंघन होता है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से लेकर 60 के तहत और IPC की धारा 188 के तहत। ये नॉलेज पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पर ये स्लाइड रख दी है। अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जनहित में जारी एक 50 सेकंड का वीडियो संदेश हम सब के लिए। कोरोना को घर पर रहकर हराना है, मगर घर पर ही हो जाए बीमार तो क्या करें? इसलिए हरियाणा सरकार ने शुरू किए हैं टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य परामर्श हेल्पलाइन नंबर्स। किसी भी प्रकार की डॉक्टरी सहायता या टेलीमेडिसिन के लिए फरीदाबाद और गुरुग्राम को छोड़कर हरियाणा के लोग डायल करें 1075। वहीं संपूर्ण हरियाणा के लिए डायल करें 8558893911। IVR से कॉल कनेक्ट होने के बाद 3 नंबर दबाएं। जनरल फिजिशियन, नाक कान गला, ऑर्थो यानी हड्डियों से संबंधित, मनोचिकित्सा, आयुर्वेद और अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी के उपचार के लिए सीधे डॉक्टर से परामर्श पाएं तो आप भी घर बैठे ही उपचार पाएं।
और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देकर बने हरियाणा के कोरोना वॉरियर्स। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में आवश्यक बदलाव कर सके। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक ज़रूरी सूचना, कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। इससे बचने का सबसे कारगर उपाय है आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। सजग रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।